हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 8 का एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, जो है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। ठीक है, मतलब सामाजिक और राजनीतिक जीवन। इसको हम लोग समाज भी कहते हैं, समाज शास्त्र भी कहते हैं। इसके अंतर्गत ही हम अपना न्यू चैप्टर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर सिविक्स का, द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान। आइए इसके चैप्टर के शुरू होने से पहले हम लोग हमारा इंडिया जो है उसका जन्म कैसे हुआ, स्टोरी है कैसी हमारी नेशन के बर्थ की, वो यहाँ पे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपने जैसा कि यहाँ पे देखा होगा, मैंने लिखा है 400 किंगडम्स। इनके बीच में क्या डिफरेंसेस थे, आइडेंटिटी, कल्चर, फूड, लैंग्वेज, ट्रेडिशन, लुक्स एट्सेट्रा के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये किंगडम्स जो थे वो आखिर क्या थे। ठीक है, तो जिस समय में हमारा जो भारत है, ठीक है, ये एक देश नहीं था, ये एक वन नेशन स्टेट नहीं था। उस समय से लेकर 1947 तक, जब तक कि संविधान नहीं बना, उस समय तक की कहानी को मैं आपको आज यहाँ पे सुनाऊंगी, जिसके तहत आपको ये समझ में आएगा कि संविधान कैसे बना और संविधान की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 400 साम्राज्यों से, 400 राज्यों से। ठीक है, कहा गया है कि भारत के आज़ाद होने के पहले भारत जो है वो अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था, लगभग 400, जिनके बीच में काफ़ी विभिन्नता थी, अंतर बहुत ज़्यादा था, सबकी अलग अपनी अपनी पहचान थी। जैसे आप मान लो कि कोई अगर राज्य है बंगाल, वहाँ के लोग जो हैं उनकी भाषा बंगाली है, उनका जो कल्चर है वो बिल्कुल भी बंगला सभ्यता जो कह सकते हैं आप, वो है। उनका जो ट्रेडिशन है बिल्कुल भी अलग है, खाने का तरीका, इवन कि उनके लैंग्वेजेस। आपको ये पता होगा कि पूरे भारत में 1600 भाषाएं उस समय में भी बोली जाती थी, और आज भी 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है, लेकिन बाकी भाषाएं जो है वो रीजन वाइज बोली जाती हैं। तो ये 400 साम्राज्य इतनी अलग अलग पहचान रखते थे कि इनको आपस में एक दूसरे से कोई बहुत ज़्यादा मतलब था नहीं। आज की तरह ऐसा नहीं है कि उस समय में आपका टेलीफोन है कि आप फ़ोन करके बता दो कि हाँ हमारे पास ये प्रॉब्लम है, या फिर इस चीज़ में आप शरीक हो जाओ, हमसे मिलने आओ। तो उस समय में ऐसी व्यवस्था थी कि गुप्तचर भेजे जाते थे या फिर दूत भेजे जाते थे, और भारत के ये जो साम्राज्य थे ये अलग अलग अपने अपने राज्य में ही शासन करते थे। उस समय में भारत कोई एक देश नहीं था कि सब भारत देश के लिए कुछ भी काम करे। तो ये अगर एक राज्य बंगला है, ठीक है, बंगालियों का है, तो दूसरा राज्य जो है वो अगर असमियों का है, या फिर अलग अलग राज्य जो हैं बिल्कुल भी भाषा तक अलग है, अगर किसी पे हमला हो रहा है तो दूसरे राज्य को उससे मतलब नहीं है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन भी नहीं पहुंच पा रही है कि आखिर किस पे हमला हो रहा है, क्यों हो रहा है, और ना ही एक दूसरे से कोई मतलब है। तो ये राज्य इतने ज़्यादा अपनी पहचान को लेकर के अलग अलग थे। या तो मित्रता भी है तो रोज़ मिलने थोड़ी आ रहे हैं, आज की तरह ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं था, तो अगर हमला हो गया तो भी नहीं पता चला। मिलने भी जाना है तो महीने, 2 महीने, 4 महीने एक दूसरे के राज्य में पहुंचने में इन्हें लग जाता था। तो इसलिए ये आपस में बहुत ज़्यादा जुड़े हुए नहीं थे, ये अलग अलग साम्राज्य थे। और अपनी विविधता के कारण, चूँकि हम सब जानते हैं भारत जो देश है वो बहुत विविधताओं से भरा हुआ है, तो उस समय में ये साम्राज्य बिल्कुल भी अलग अलग थे, और इन्हें एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं था। सबका अपना अपना, कह सकते हो कि अपनी डफली अपना राग, अपनी आइडेंटिटी अपनी पहचान के लिए ही लड़ रहे हैं। ठीक है, दूसरा कहा गया है कि जो ये जितने भी राज्य थे ये सब के सब पूरी तरह से अगर देखा जाए तो इनमें 85% हिंदूज थे और 15% अलग लोग थे। तो हिंदुइज़्म कोई यहाँ पे ये नहीं आप कह सकते हो कि सब लोग फॉलो कर रहे हैं, नहीं ऐसा भी नहीं था, लेकिन ज़्यादातर, ठीक है, करीब करीब लगभग सभी लोग हिंदुइज़्म को ही फॉलो कर रहे हैं। तो धर्म ऐसे भी एक कह सकते हैं कि धर्म का नशा जो है वो अफीम की तरह है।
तो धर्म इन राजाओं को आपस में बांधे रखता था। यही एक ऐसी चीज़ थी जिसने कि इन राजाओं को जोड़ रखा था। और करीबन देखा जाए अगर तो यहाँ पे भी लोग जो हैं वो इस धर्म के चलते ही आपस में जुड़े हुए हैं। और जितने भी गांव हैं या फिर प्रदेश हैं, जो राज्य हैं या फिर जो साम्राज्य हैं, ठीक है, तो ये सब एक वर्ण व्यवस्था के तहत सुगठित हैं, सुव्यवस्थित हैं। लगभग सभी राज्यों में, चूंकि ये आप टाइम ही ऐसा पढ़ रहे हो जिस समय में कि हम लोग पढ़ाई कर रहे किस चीज़ के बारे में, तो साम्राज्य के बारे में, तो यहाँ पे ज़्यादातर वर्ण व्यवस्था देखने को मिली है। यहाँ पे अलग अलग वर्ण हैं, जैसे ब्राह्मण्स हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्यज और शूद्राज हैं। तो इनको भी इनके धर्म के अनुसार ही बांट दिया गया है। जो ब्राह्मण है वो वैदिक ज्ञाता हैं, ठीक है, वो बुक्स लिखेंगे, वो टीचिंग्स देंगे, समाज को शिक्षित करेंगे, लोगों को अनुशासित रहने का ज्ञान देंगे। तो ये ज्ञान देने वाले लोग थे ब्राह्मण्स। लेकिन ब्राह्मण्स के अंदर भी है, तो अब यहाँ पे भी है कि कास्ट बना दिया गया, वर्ण बना दिया गया, तो इनके भी सब कास्ट हो गए, ठीक है। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि वर्ण व्यवस्था जो है वो इतनी ज़्यादा बटी हुई थी कि इनमें बहुत ज़्यादा विविधता थी, हर स्तर पे विविधता थी। दूसरा है कि क्षत्रिय, तो क्षत्रिय ब्राह्मण से थोड़ा इनको कहा गया है कि ये जो है ये उनसे थोड़ी नीची स्तर पे थे। तो इनका काम था कि अपने प्रदेश को सुरक्षित रखना, योद्धा थे ये, ठीक है, समाज को सुरक्षित रखने का काम करते थे। जो वैश्य हैं इनका काम था कि आप व्यापार करो, ठीक है, जितना भी ट्रेड कॉमर्स का काम है आप व्यापारिक गतिविधियों को देखो। और ये जो शूद्राज थे तो इनको सबसे ज़्यादा कह सकते हो कि इनको ऑप्रेस किया गया। इनको जो मेजॉरिटी नंबर जो सवर्ण जातियां थी, ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, पढ़े लिखे कुल के लोग हो गए, तो वो इनको सप्रेस करने का काम करते थे। हमेशा से ये जो वर्ग था शूद्राज, ये आप सुने होंगे कि ये मैला ढोने का काम कर रहे हैं, गाँव में अगर जानवर मर गए हैं तो उनको उठाने का काम कर रहे हैं। उसके अलावा समाज का जो भी इतना घृणित कार्य है वो इन शूद्राज पे था, ठीक है। तो ये तो शुरू से ही दबे कुचले लोग रहे इस वक्त में। इवन कि आप अगर मराठाओं के बारे में पढ़ोगे तो मराठाओं ऐसा कहा गया है कि पूना सिटी जो है, ठीक है, जो कि पेशवा का राज्य था, तो वहाँ पे जो दलित थे उनको 3 बजे दोपहर के बाद सुबह के 9 बजे तक उनको ये भी परमिशन नहीं थी कि वो पूना सिटी जाएं। क्यों परमिशन नहीं थी? तो बड़े जो जातियां थी बड़ी, जैसे कि ब्राह्मण्स थे, इनका ये मानना था कि इनकी परछाई भी अगर पड़ गई, ठीक है, जो ये दलित हैं, शूद्र हैं, इनकी अगर परछाई भी पड़ गई तो ये सही नहीं होगा। इवन कि ये उनके साथ उठ बैठ नहीं सकते, उनके साथ खाना नहीं खा सकते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इनको समाज के मेन स्ट्रीम से बिल्कुल भी काट कर रखती थी। इनको बड़ी जातियाँ बहुत ज़्यादा कुचल देती थी, इनको दबा कुचला महसूस कराती थी। दलित्स और बैकवर्ड क्लासेस जिनको हम लोग आज के समय में जानते हैं, तो कहा गया है कि इनकी स्थिति बहुत भयावह थी। इनके पास ना तो अपनी ज़मीन है, ना ही अपना प्रॉपर्टी है, और ये अगर ज़मीन ही नहीं है, प्रॉपर्टी ही नहीं है, तो कमाएंगे खाएंगे कहाँ से? तो ऑब्वियस ही चीज़ है कि ये लोअर वर्कर्स की तरह काम करते थे। मतलब समाज में कोई ऐसा कार्य जो घृणित व्यवस्था से आता हो वो सब इनके जिम्मे था। कहा गया है कि इनको लोग अछूत भी मानते थे। छुआछूत का एक बहुत बड़ा कह सकते हो कि मक्कड़ जाल उस समय में चल रहा था कि इनका छुआ हुआ खाओ मत, इनको मंदिरों में प्रवेश मत दो, इनको बड़ी जातियों के घर मत आने दो, ठीक है, तो इनके छूने से भी लोग अशुद्ध हो जाएंगे। इनको किसी तरह का अधिकार भी नहीं दिया गया था। और जो ये जातियां हैं, शूद्र जो है, ये हमेशा ये कहा गया कि हमेशा ये दबाए ही जाएंगे। किससे? तो जो मेजॉरिटी अपर क्लासेस हैं उनके थ्रू। तो ये तो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि वर्ण व्यवस्था या कास्ट सिस्टम कैसी थी उस समय में। अब हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हमारा है कि मेन और वीमेन के बीच में क्या डिफरेंसेस थे। तो कहा गया कि जितने भी राइट्स हैं वो सब पुरुषों को दे दिए गए कि भाई तुम ही शासक हो, तुम ही घर परिवार के भी मुखिया तुम रहो, समाज के भी हेडमैन तुम रहो। सब कुछ किसे मिलेगा? तो पुरुष वर्ग को मिलेगा, या फिर जो कुछ प्रिविलेज्ड हैं क्लासेस उनको मिलेगा। तो चलो यहाँ तो ये हो गया कि चलो बहुत खुश हो गए पुरुष वर्ग कि सब कुछ हमारे पास है। अब आ जाओ महिलाओं की स्थिति पे आप।
तो आप देखो कि इनको किसी तरह का राइट नहीं है, इनकी आइडेंटिटी ही नहीं है। ये जिस व्यक्ति से ब्याही गई तो उसकी बहू कहलाई, उसकी बीवी कहलाई, उस जिसकी बेटी है उनके नाम से उनका नाम चला। तो यहाँ पे कोई पहचान ही नहीं थी, महिलाओं को कोई पहचान ही नहीं दी गई थी, राइट्स तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, फिर प्रॉपर्टी और अपॉर्चुनिटी जब राइट ही नहीं है, जब नाम भी आपका आपका अपना नहीं रह गया है, आपको भी किसी के नाम से पुकारा जाएगा या फिर पहचान होगी, तो आप प्रॉपर्टी और अपॉर्चुनिटी इनकी तो बात ही नहीं कर सकते हो। तो ये डिफरेंसेस थे उस वक्त में। ठीक है, इसी बीच में एक और कमाल हो गया कि आ गए यूरोपियन कंट्रीज़ से लोग। ठीक है, आए तो थे सबके सब, किस लिए आए थे? यहाँ पे व्यापार करने के लिए। ठीक है, लेकिन उन्होंने देखा कि अच्छा यहाँ पे क्या चल रहा है, तो यहाँ पे 400 राज्य हैं, साम्राज्य है, राजा हैं और खूब सारा धन है, लेकिन अनुशासन नहीं है और ना ही इनमें आपस में किसी तरह की यूनिटी है। तो इन्होंने बहुत अच्छे से, ठीक है, सर्च करना शुरू किया, रिसर्च किया इन राजाओं पे, और उसके बाद में फिर शुरू हो गया ब्रिटिशर्स का यहाँ पे पूरी तरह से डोमिनेशन। आप देखोगे एंशियंट हिस्ट्री आप देख लो, ठीक है, फिर मिडीवल टाइम देख लो, तो 15th सेंचुरी में आप देखोगे कि ये इनका भारत आना शुरू हो गया था अंग्रेज़ों का। लेकिन ऐसा नहीं आप कह सकते हो कि सिर्फ इन्होंने भारत पे ही शासन किया है, नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्होंने चाइना पे भी शासन किया है जापान के थ्रू, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया पे भी शासन किया है, तो इन्होंने बहुत देशों पे अपना प्रभुत्व जमा करके रखा है। लेकिन भारत इनका सबसे खूबसूरत बाजार था, जहाँ पे कि लोगों के पास धन बहुत था लेकिन अक्ल की कमी थी, एकता नहीं था, यहाँ पे विविधता इतनी खूबसूरती से भरा हुआ, लेकिन यूनिटी नाम की चीज़ नहीं थी। तो ये 400 किंगडम्स आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। तो यहाँ से अंग्रेजों को पता चल गया कि अच्छा वीक पॉइंट इनका ये है कि आपस में ही यूनाइट नहीं है, संपत्ति रहने से क्या होगा, एसेट्स होने से क्या हो जाएगा। तो इन्होंने क्या करना शुरू किया, एक एक करके इन्होंने किंगडम्स को कैप्चर करना शुरू कर लिया, ट्रेड मोनोपोली की। उसके बाद में फिर ये वहाँ के मालिक बन बैठे, बहुत ज़्यादा जगहों पर इन्होंने अपने किले बनाए और धीरे धीरे इन राजाओं को अपना गुलाम बनाना शुरू कर दिया। तो ये तो थी अंग्रेज़ों की कहानी। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं कि इन अंग्रेज़ों ने भी जितना लेना था, जितना बर्बाद करना था भारत को, उतना कर दिया। लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, ये स्टोरी तो अभी बाकी है। तो इसमें आप देखो कि जब आपस में ये राजा लड़ रहे थे, तो आप अचानक से जाओ और कह दो कि भाई सब मिल जाओ और चलो हम लोग भारत एक भारत बनाते हैं, और उसके बाद में फिर सब कुछ देंगे, तुम्हें राइट्स भी देंगे, तुम्हें हॉस्पिटैलिटी भी देंगे, सब कुछ देंगे। कोई मानेगा ये बात? बिल्कुल भी नहीं, मान ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे स्टार्ट हुआ कि जो कुछ फ्रीडम फाइटर्स थे, ठीक है, जब हमारा देश बिल्कुल भी इसी तरह से ऑप्रेस हो करके, ठीक है, गुलामी की ज़िंदगी को जीते हुए आगे बढ़ रहा था, तो कुछ फ्रीडम फाइटर्स, जिसमें कि बहुत सारे लोगों का नाम आप लोगों ने सुना हो, महात्मा गांधी हैं, सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, ऐसे बहुत सारे नाम आए, ठीक है, जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष करना शुरू किया। तो 1942 में महात्मा गांधी ने आह्वान किया कि भारतीयों एक हो करके और जितने भी यहाँ पे जो भी अंग्रेज हैं उनको बाहर निकालो। आप सब देखोगे कि उनके इस प्रयास में लोग उनके साथ जुड़े, तो यूं ही नहीं जुड़ गए थे, कारण था जुड़ने का कि अब आप सबको ये समझाना शुरू करो कि आप जब भारत हमारा एक नेशन स्टेट बनेगा तो उस समय में हम क्या करेंगे, उस समय में सुनिश्चित करेंगे कि सबको एक ही हॉस्पिटल में इलाज मिल जाए, सब लोग मंदिर जा सकें, चाहे वो अनटचेबल्स हो या फिर अपर क्लासेस हो, सबके लिए शिक्षा मुहैया कराई जाए, ठीक है, सबको बराबरी का अधिकार मिले। तो ये सबको घूम घूम कर समझाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कह सकते हो कि चैलेंज था, चुनौती थी। तो सबसे पहले जो किंगडम्स थे उनको समझाया गया, उन स्टेट्स में जो लोग रह रहे थे उनको समझाया गया। तो ये बस बोलने से नहीं हो जाता। तो क्या किया गया कि 1942 में ही ऐसा प्रस्ताव रखा गया कि क्यों ना एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए, संवैधानिक सभा बनाई जाए,
और ये सुनिश्चित किया जाए कि भारत जिस दिन आज़ाद होगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा भारत देंगे जो कि हमारा वन नेशन स्टेट होगा, सबके लिए आज़ादी होगी, फंडामेंटल राइट्स होंगे, फ्रीडम होगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा और सब लोग बिल्कुल भी खुली हवा में सांस ले सकेंगे, कोई गुलाम नहीं होगा, कोई अनटचेबल नहीं होगा, किसी को लोग मैला ढोने नहीं कहेंगे, किसी को लोग दबाएंगे नहीं, किसी के राइट्स जो है वो हैम्पर नहीं होंगे। तो इसलिए ये प्रस्ताव लाया गया कि एक संविधान बनाया जाए और ऐसा संविधान हो जिसमें कि जितने ज़्यादा जो क्लासेस दबाए गए हैं उनके अपलिफ्टमेंट का काम किया जा सके और सबको बराबरी का अधिकार मिल सके। तो ये था हमारा बर्थ ऑफ नेशन की स्टोरी थी ये, ठीक है। इसमें आप देखोगे कि यूं ही महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन नहीं कह दिया गया, यूं ही B.R. अम्बेडकर को ये नहीं कह दिया गया कि वो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उनको नहीं कह दिया गया। तो ऑब्वियस ही चीज़ है कि लोगों ने इतने बड़े देश को मिलाकर, इतने अलग अलग साम्राज्यों को मिलाकर एक खूबसूरत सा देश बनाया जिसका नाम भारत पड़ा। और ये शब्द जो है संविधान, इसको लागू करने के लिए लोगों को उन्होंने विश्वास दिलाया और फिर जा कर के ये 1947 के बाद जो प्रक्रिया बनी संविधान की, ठीक है, जिसमें कि लोगों को उनके राइट्स बिल्कुल भी इक्वल दिए जाएंगे, उनको बराबरी का दर्जा मिलेगा, तब जाकर हमारा संविधान बिल्कुल भी प्रोसेस में आया और यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होगी, अब चैप्टर स्टार्ट होगा हमारा द कॉन्स्टिट्यूशन। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा किस तरह से हमारे अपने महान भारत का जन्म हुआ और क्या क्या प्रयास किए गए इसके लिए। पढ़ते रहिए, साथ बने रहिए। धन्यवाद।